जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग बात कर रहे हैं एचसीएस प्रीलिम्स के राउंड अप सीरीज के बारे में। सो गाइस, हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज में आपको कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो रिवीजन है एज फास्ट एज पॉसिबल और एज होलिस्टिक एज पॉसिबल हो सके। सो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज फॉर द ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी कुछ ऑलरेडी सेशन में ले चुका हूं और एमसीक्यूज भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो आई होप आप लोगों को इसमें जो है वैल्यू एडिशन मिल रहा होगा। एंड अगर आप और डिटेल में जो है एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं और अपना एक्यूरेसी रेट चेक करना चाहते हैं, एमसीक्यूज के ऊपर अपना एक इन डेप्थ एनालिसिस और इन डेप्थ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप एचसीएस की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं हमारी, जो कि बहुत ही मेटिकुलसली डिजाइंड है। इसमें हम लोगों ने सेक्शन वाइज भी, पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी रखे हुए हैं, तो कि आप हर लेवल पे अपना एनालिसिस कर सकते हो, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है गाइस। सो आप इस चीज को भी कंसिडर कर सकते हैं। सो चलिए आज के पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। जो टॉपिक है आपका वो हम लोग बात करेंगे आज लिथोस्फीयर के ऊपर। और लिथोस्फीयर जब मैं बात करता हूं तो लिथोस्फीयर से हम लोग क्या समझते हैं। लिथोस्फीयर वो हार्ड रॉकी सरफेस है जिसके ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं, और जितना भी से आप बात करते हो ओशंस या फिर कॉन्टिनेंट्स हैं, वो इस लिथोस्फीयर पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी। टेक्निकली बात करें तो लिथोस्फीयर जो है वो हमारी दो लेयर्स के साथ जुड़ा हुआ है या दो लेयर से बना है। दिस इज क्रस्ट, आपकी क्रस्ट की लेयर है, एंड जो सॉलिड पार्ट है अपर मेंटल का, उसका जो है बना होता है, जिसको हम लोग कलेक्टिवली लिथोस्फीयर बोल देते हैं। ठीक है जी। स्फीयर ऑफ रॉक्स, जो आपका रॉक है, हार्ड रॉक जो हम लोग खड़े हैं, जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं, उसको हम लोग लिथोस्फीयर बोल देते हैं। ठीक है जी। नाउ लिथोस्फीयर पे आगे बढ़ने से पहले हम लोग ब्रॉडली जो है कॉम्पोजिशन देखते हैं, हमारी अर्थ की कॉम्पोजिशन क्या है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। सो कंप्लीट अर्थ की अगर मैं कॉम्पोजिशन की बात करूँ तो उसमें जो एलिमेंट है सबसे ज्यादा जो आपको मैक्सिमम उसमें देखने को मिलते हैं, लाइक मैक्सिमम देखने को मिलते हैं, दैट इज आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, जब मैं होल अर्थ के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। इसको आपको याद किस तरह रखना है, इसको आप रख सकते हो IOSM। ठीक है जी। तो मोबाइल फोन, माई मोबाइल फोन हैज एन iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, तो IOSM से कर सकते हो होल अर्थ में, दैट इज आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। ये जो है आपके मेन या मेजर जो आपके एलिमेंट्स है वो देखने को मिलता है। जब सिर्फ हम अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं, ऊपर के जो हार्ड लेयर है आपकी, जो बिल्कुल पतली लेयर है आपकी, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें जो आपको देखने को मिलता है मैक्सिमम दैट इज ऑक्सीजन। तो आप इसको बेसिकली किस तरह से याद कर सकते हो, इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो, मोसाइक, इस तरह से याद करो। ठीक है जी। सो M जो है यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता, बट ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन एंड कैल्शियम, ये जो है आपके क्या है, दे आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले, अबंडेंस में पाए जाने वाले मिनरल्स या सॉरी एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी। सो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी थोड़ी सी, बिकॉज कई बार क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है। नाउ मूविंग टू द मेन पार्ट, दैट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। जब मैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूँ गाइस, सो इंटरनल स्ट्रक्चर में जो है आपको क्या होता है, हमारे अर्थ में आपको तीन ब्रॉड लेयर्स देखने को मिलती हैं। दिस इज क्रस्ट, सेकंड इज मेंटल एंड थर्ड इज कोर। सबसे इनर मोस्ट जो होती है आपकी कोर होती है। ठीक है जी। अगर आपको इसको पिक्चराइजेशन में दिखाने की कोशिश करूं तो सबसे आउटर मोस्ट जो थिन लेयर होती है, दिस इज कॉल्ड एज क्रस्ट। तो आप देख सकते हो क्रस्ट की लेयर है आपकी, एंड एक क्रस्ट की लेयर जो है जनरली इट इज मेड अप ऑफ जनरली जो इसमें जो मिनरल्स देखने को मिलते हैं वो आपके होते हैं सियाल, दैट इज सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। मोस्टली सियाल की जो लेयर की बनी होती है, और बहुत ही पतली लेयर होती है, हार्डली जो है 100 किलोमीटर की डेप्थ तक आपको देखने को मिलेगी। 0 to 40 किलोमीटर, कई बार 40 किलोमीटर की एवरेज डेप्थ होती है, बट कई जगह में 80-90 भी चली जाती है। कॉन्टिनेंट्स वाले एरियाज में जो है डेप्थ कैन बी हाइयर एंड या थिकनेस कैन बी हाइयर, एंड जो ओशियनिक क्रस्ट वाले एरिया होते हैं वहां पे जो थिकनेस है वो कंपैरेटिवली कम हो सकती है। ठीक है जी। इसके नीचे स्टार्ट हो जाता है मेंटल। तो मेंटल गाइस जो अपर मोस्ट लेयर होती है, मेंटल को हम लोग जो दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका अपर मेंटल एंड देन देयर इज लोअर मेंटल। ठीक है जी। अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल है, एंड अपर मेंटल वाला जो रीजन है इसमें जो हार्ड पार्ट है, ठीक है जी, इसके बीच में आपको एक लेयर मिलती है प्लास्टिक रॉक्स की, इसको हम लोग एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है। इसके ऊपर का जो अपर मेंटल का पोर्शन है टुगेदर विद अर्थ क्रस्ट, जिसे मैंने आपको बताया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ लिथोस्फीयर। एंड ये लिथोस्फीयर जो है हमने देख रहे हैं क्या कि ये इस तरह की मोल्टन प्लास्टिक लेयर के ऊपर जो है, या रॉकी लेयर के ऊपर प्लास्टिक रॉक्स या फिर बेसिकली मोल्टन रॉक्स हैं, इनकी लेयर के ऊपर जो है फ्लोट कर रही है। ठीक है जी। सो हम लोग मानते हैं कि भाई लिथोस्फीयर एक सॉलिड इमूवेबल थिंग है, बट इट इज नॉट, इट इज बेसिकली मूविंग इन दी ऑन मोल्टन लेयर ऑफ रॉक्स विच इज कॉल्ड एज एस्थेनोस्फीयर। ठीक है जी। एनीवे, सो दिस इज क्रस्ट एंड मेंटल, एंड देन उसके नीचे जो आपको देखने को मिलते हैं दिस इज कोर। कोर को भी हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर। सो आउटर कोर जो है आपकी बाउंड्री
बाउंड्री अराउंड 2900 किलोमीटर डेप्थ में मिलती है और ऑल द वे टिल द डेप्थ आपको जाती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है जी। सो फ्रॉम सरफेस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ अराउंड 6378 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट 6400 किलोमीटर्स का जो है इसका सेंटर का डिस्टेंस है। तो इसमें जो है आपको मेजर जो आपको लेयर देखने मिलेगी, सॉलिड बड़ी लेयर्स देखने मिलेंगी, दिस इज कोर एंड देन दिस इज मेंटल, एंड बहुत ही ऊपर जो है आपको छोटी लेयर देखने मिलेगी, दिस इज द लेयर ऑफ क्रस्ट, ठीक है जी। ओके, नाउ एज वी गो डाउन आपको दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे जैसे हम लोग ज़मीन में नीचे की तरफ को जाते हैं तो अब क्या होता है, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है एंड प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण आपको जैसे जैसे नीचे जाएंगे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता दिख रहा है एंड प्रेशर भी इंक्रीज होता दिख रहा है। बट ये जो रेट है इंक्रीज होने का टेम्परेचर का, ये धीरे धीरे घट जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा ऊपर से ओवरलाइंग प्रेशर पड़ रहा होता है, ठीक है जी। इसके कारण क्या है, ये जो आउटर कोर है हम लोगों का, ये आउटर कोर क्या है, दिस इज इन दी लिक्विड स्टेट, ठीक है जी। आपको मोल्टन या लिक्विड स्टेट में देखने को मिलता है एंड जो इनर कोर है इट इज इन द सॉलिड स्टेट डिस्पाइट हैविंग अ लॉट ऑफ टेम्परेचर्स। इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है, क्यों, बिकॉज प्रेशर यहाँ पे जो है इट इज वेरी वेरी हाई, ठीक है जी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। रेट की अगर मैं बात करूँ तो आपको ये रेट देख सकते हो, अराउंड 0 to 100 किलोमीटर्स में टेम्परेचर इंक्रीज का रेट होता है 12 डिग्रीज पर किलोमीटर एंड देन उसके बाद जो धीरे धीरे कम होता रहता है, ओके जी। सो ये आपका जो है इनर मोस्ट लेयर्स हैं। सबसे ऊपर के लिए जैसे मैंने आपको बताया, सॉरी जो इनर लेयर्स हैं अर्थ की, सबसे ऊपर के लिए जो मैंने क्रस्ट बताई, मोस्टली इट इज मेड ऑफ सियाल दैट इज सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, मेंटल इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ सीमा दैट इज सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, एंड कोर जो है मोस्टली इट इज मेड अप ऑफ नेफे दैट इज निकल एंड आयरन। तो इसलिए हमको जो है इन लेयर्स के इनको जो है इन नामों से भी जानते हैं, ठीक है जी। अब ये लेयर भी जो है कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी डिसकंटिन्यूटीज मिलती हैं आपको देखने के लिए, मीन्स एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में आपको डिसकंटिन्यूस नेचर देखने को मिलता है और इन डिसकंटिन्यूटीज को भी नाम दे रखा है और कई बारी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं तो आपको याद होने चाहिए। जैसे कि क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो बाउंड्री है या उसको जो डिसकंटिन्यूटी से हम लोग मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, और जो कोर है मेंटल एंड कोर के बीच की जो बाउंड्री है इसको हम लोग जो है बेसिकली क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये दो तो आपको याद ही रखने हैं, ग्यूटेनबर्ग एंड मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। तो मोहरोविक को आप इस तरह रख सकते हो एम एंड सी, क्रस्ट एंड मेंटल के बीच की आपकी जो है ये बाउंड्री है, एंड ग्यूटेनबर्ग जो है ये क्या है, बेसिकली आपकी कोर की एंड मेंटल की बाउंड्री में मिलता है या डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी डिसकंटिन्यूटी को हम लोग ऑल टुगेदर छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। नाउ मैंने पीछे आपको बताया कि जो आउटर कोर है आपका ये क्या है, लिक्विड स्टेट में है, और यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूसली आयरन के मॉलिक्यूल्स एंड निकल जैसे हैवी मॉलिक्यूल, हैवी एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर रहे हैं, वो कंटिन्यूस जो है कन्वेक्शन करंट्स बना रहे होते हैं, जिसके कारण ये जो सब्सटेंस है बेसिकली दे आर वेरी वेरी मैग्नेटिक, ठीक है जी। ये फेरो मैग्नेटिक बिहेव करते हैं और इसके कारण आपको क्या देखने को मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो देखने को मिलता है अर्थ का, ठीक है जी। इट इज बेसिकली एमिनेटिंग फ्रॉम द आउटर कोर रीजन, ठीक है जी। कोर रीजन से एमिनेट होता है एंड ये देन जो है क्या बनाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनाता है, गोइंग फ्रॉम सदर्न जो मैग्नेटिक फील्ड है वहां से सदर्न मैग्नेटिक पोल से देन टुवर्ड्स नदर्न मैग्नेटिक पोल, ठीक है जी। नाउ एक इंपॉर्टेंट या पेक्युलर चीज यहाँ पे ये है कि भाई जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है एंड जो आपका जो एक्सियल नॉर्थ पोल है, या जिसे हम लोग सेलेस्टियल नॉर्थ पोल बोल सकते हैं या जिसे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल बोल सकते हैं, ये जो है अलाइन नहीं करता, ये थोड़े थोड़े अलग देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये आपका नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है एंड आपका जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है वो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है जी। सो ये बेसिकली वो एक्सियल टिल्ट है। तो एक्सियल टिल्ट और ये जो मैग्नेटिक पोल है ये अलाइन नहीं करते हैं। देखो जैसे आप यहाँ देख सकते हो, आप दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ एंड दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ। सिमिलरली एंटार्क्टिका में दिस इज दी ज्योग्राफिक नॉर्थ बट दिस इज दी मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है जी। सो ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का जो है क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी वो हमें अर्थ सन से आने वाले जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो सोलर विंड जिसे हम लोग बोलते हैं, उससे हमें बचाती है। ये सोलर विंड जो है डायरेक्टली हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं करती हैं, जिसके कारण बेसिकली हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो इंटैक्ट रहता है और जो हमारी लाइफ है अर्थ के ऊपर वो जो है किसी ना किसी तरह से बची हुई रहती है, ठीक है जी। दो कुछ चार्ज पार्टिकल जो है ये एंटर करते हैं बट हायर लैटिट्यूड्स में एंटर करते हैं, और वहाँ पे जब ये जो है आइनोस्फीयर में हमारी जो एटमॉस्फेयर की लेयर है आइनोस्फीयर, उसमें जो है जब भी ये गैसेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे क्या बनाते हैं, अरोरास बनाते हैं, ठीक है जी। तो ये अरोरास जो है नदर्न हेमिस्फीयर में हम लोग बोलते हैं 66 डिग्रीज ऊपर मिलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर के सदर्न हेमिस्फीयर के, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अरोरास बोरेलिस बोलते हैं, एंड नदर्न सदर्न हेमिस्फीयर में देयर कॉल्ड एज अरोरास
ऑस्ट्रियोलिस, ठीक है जी, याद रखना है, बोरेलिस एंड ऑस्ट्रेलिस, ठीक है जी। सो ये जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड है एंड ये इस तरह से हमें जो है सन की हार्मफुल रेडिएशन से या फिर चार्ज पार्टिकल से बचाता है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है कंटिन्यूसली शिफ्ट होता रहता है और फ्रॉम 1900 लाइक पिछले कुछ 100 सालों में जो है इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम कनाडा टू साइबेरिया, ठीक है जी, साइबेरिया की तरफ जो है शिफ्ट भी हो रहा है, ठीक है। तो ये छोटी सी एनिमेशन आप देख सकते हो, इस तरह से जो है सोलर विंड्स आपकी बेसिकली डिफ्लेक्ट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है गाइस। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, लेट अस टॉक अबाउट द लिथोस्फीयर। नाउ जब भी हम लिथोस्फीयर के बारे में बात करते हैं, मैंने बताया कि आपको लिथोस्फीयर क्या है, हम लोगों ने पीछे वाले मैप में देखा दैट लिथोस्फीयर इज बेसिकली ए सॉलिड लैंड मास ऑफ क्रस्ट एंड अपर मेंटल जो कि एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रहा है, ठीक है जी। बट बहुत सारी थियरीज हैं जो कि हमने बाद में देखी, जिसके कारण हमने देखा जिसको जो बेसिकली लेट्स से लाइक माउंटेन बिल्डिंग को एक्सप्लेन कर रही थी या टोपोग्राफिकल फीचर्स को एक्सप्लेन कर रही थी। तो उन्होंने जो है बताया कि भाई ये जो प्लेट या ये जो बेसिकली लिथोस्फीयर है कंटिन्यूसली मूवमेंट में देखने को मिलता है और इसमें मूवमेंट जो है कई बार क्या हो रही है, डाइवर्जेंस मूवमेंट हो रही है, कन्वर्जेंस की मूवमेंट हो रही है। तो ये बहुत सारी थ्योरीज निकल के आई थी, जैसे कि अल्फ्रेड वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी निकल के आई, जिनमें बात करते हैं कॉन्टिनेंट जो है कंटिन्यूसली ड्रिफ्ट कर रहे हैं। पहले जो एक सिंगल बड़ा लैंड मास होता था एंड देन उसके बाद जो है क्या हुए, अभी जो है धीरे धीरे ड्रिफ्ट अपार्ट हो गए हैं, ठीक है जी। सो इस तरह की बहुत सारी थ्योरीज हैं, इससे हम लोगों ने एक ब्रॉड आइडिया लगाया है या ब्रॉड हम लोगों का कंक्लूजन निकला है कि जो हमारी जो लिथोस्फीयर है वो एक सिंगल सॉलिड लैंड मास नहीं है, बट वो जो है टुकड़ों में बटी हुई है, वो जो है ब्रॉडली बड़े बड़े पीसेस के ऊपर बटी हुई है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेट्स, ठीक है जी। सो प्लेट्स बोलते हैं और ये प्लेट जो है कंटिन्यूसली मूवमेंट कर रही है बिकॉज जो नीचे की जो फोर्सेज हैं, जो एस्थेनोस्फीयर में जो कि कन्वेक्शन करंट चल रहे हैं, जिसके कारण क्या होती हैं, ये प्लेट्स जो है या तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं या एक दूसरे के पास जा रही हैं या सिंपली जो है एक दूसरे के आसपास या एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर रही हैं, ठीक है जी। तो इन बेसिस पे हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट थ्योरी बनाई है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है जी। प्लेट टेक्टोनिक्स हमें बताता है कि किस तरह से कॉन्टिनेंट्स की फॉर्मेशन हुई है एंड किस तरह से जो है आपका ब्रॉड इफ़ यू से कॉन्टिनेंट कैसे बने, माउंटेन बिल्डिंग कैसी हुई एंड अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज जो हैं वो किस तरह से आते हैं, ठीक है जी। नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ द थियरी, देने वाले कौन थे, मैकेंजी एंड पार्कर थे, दो मॉर्गन ने इसे जो है आउटलाइन किया था बाद में, बट इसके पीछे बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर जो है इंक्रीमेंटल बेसिस पे एविडेंसेस दिए, जैसे कि हैरी हास की सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात करें हम लोग, या हम लोग मेंटल प्लूम थ्योरी की बात करें, तो बड़े सारे इस तरह की थियरीज हैं, बट हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। आप सिंपली ये समझो कि हमने जो वर्ल्ड है हमारा वो छोटी या बड़ी प्लेट्स के ऊपर बटा हुआ है और ये प्लेट जो है कंटिन्यूसली मूवमेंट में देखने को मिलती है, ठीक है जी। याद रखने वाली रिवीजन में याद रखने वाली बात क्या है कि स्पेसिफिक प्लेट जो है हमारी सबसे बड़ी प्लेट है एंड सबसे छोटी जो प्लेट है हमारी वो कौन सी है, वो जुआन डी फूका प्लेट है, ठीक है जी। तो 7 कुछ मेजर प्लेट्स हैं, देन 20 कुछ जो है वो 13-14 कुछ जो है माइनर प्लेट्स आपको देखने को मिलती हैं, और देन इसके अलावा बहुत सारी माइक्रो प्लेट्स भी देखने को मिलती हैं, बट वो माइक्रो प्लेट्स को हम लोगों को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है जी। हम लोग अपना जो देश है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, दिस इज इन दी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। हमारी जो प्लेट का नाम है क्या है, वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है जी। सो आई होप आपने प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में सुना होगा। ओके, चलिए तो बात करते हैं कुछ मूवमेंट्स के बारे में कि किस तरह की मूवमेंट्स आपको देखने को मिलती हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लेट टेक्टोनिक्स। तो हम लोग देखते हैं 3 तरह की मूवमेंट्स हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट प्लेट्स एंड देन ट्रांसफॉर्म प्लेट, ठीक है जी। जहाँ पे डाइवर्जेंस में क्या हो रहा है, बेसिकली दो जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक है जी, एक दूसरे से दूर जाती हुई दिखते हैं। दूर जाने के कारण क्या होता है, यहाँ पे टेंशनल फोर्सेज जनरेट होती हैं, जिसके कारण क्या है, दरारें पड़ती हैं, फॉल्टिंग होती है, क्रैकिंग होती है, और यहाँ पे जो है बेसिकली आपको जनरली जो माउंटेन्स इस तरह के बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं वो क्या है, आगे पीछे खिसक जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कुछ ब्लॉक्स नीचे चले गए, कुछ ब्लॉक्स ऊपर उठ गए। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ब्लॉक माउंटेन्स जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। ब्लॉक माउंटेन्स बनते हुए दिखेंगे एंड इसके अलावा यहाँ पे जो है वैलीज बनती हुई दिखेंगी, जिसे हम लोग रिफ्ट वैलीज बोल देते हैं, या इसको अगर हम टेक्निकल नेम बोले तो हम लोग इसे ग्रेबन बोल देते हैं। और ब्लॉक्स को हम लोग बड़े बड़े ब्लॉक्स जो उठ जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉस्ट बोल देते हैं, ठीक है जी। तो धीरे धीरे जो है इस तरह
का डाइवर्जन देखने को मिलता है और नीचे से जो है मैग्मा, एस्थेनोस्फीयर से मैग्मा ऊपर की तरफ आता है और कई बार यहाँ पे जो है फुली रिज सिस्टम जो है वो क्रिएट करता है। ठीक है, इसके एग्जांपल बहुत अच्छे एग्जांपल कौन से, दिस इज मिड अटलांटिक रिज सिस्टम एंड इस पर्टिकुलर स्टेज का एग्जांपल जो है दैट इज ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डाइवर्जेंस। ठीक है जी, और डाइवर्जेंस आपको थ्रू आउट वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है। अटलांटिक के बीचों बीच में डाइवर्जेंस आपको देखने को मिलेगा एंड आइसलैंड में जो है ये डाइवर्जेंस काफ़ी डिटेल में या काफ़ी जो है लैबोरेटरी देखने को मिल भी जाता है। तो नेक्स्ट इज बेसिकली कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज। जब भी कन्वर्जेंस की बात करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, दो प्लेट जो है वो एक दूसरे के साथ क्या कर रही होती है, कन्वर्ज कर रही होती हैं। जनरली जो एक प्लेट होती है, एक प्लेट जो है वो हैवी होगी, ठीक है जी, एंड दूसरी प्लेट जो है कंपैरेटिवली लाइट होगी। तो हैवी प्लेट जो है वो नीचे की तरफ को सिंक कर जाती है एस्थेनोस्फीयर में और लाइटर प्लेट जो है वो ऊपर की तरफ को उठती है और यहाँ पे इंटेंस जो है वो फोल्डिंग आपको देखने को मिलती है, जिसके कारण जो लाइटर प्लेट है उसमें आपको माउंटेन्स बनते हुए दिखेंगे। ठीक है जी, अब एक कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज में क्या होता है, ये जो है जो लाइटर प्लेट है, लाइक अगर जिसके ऊपर कॉन्टिनेंट है तो हम कॉन्टिनेंटल प्लेट बोल देते हैं, जिसके ऊपर ओशन है उसको हम लोग ओशियानिक प्लेट बोल देते हैं। तो ओशियानिक कन्वर्जेंस भी हो सकता है, ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस भी होता है और दो कॉन्टिनेंटल प्लेट भी कन्वर्ज कर सकती है, जिसे हम कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस बोलते हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। दिस एग्जांपल इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ कॉन्टिनेंटल, दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉन्टिनेंटल ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। ठीक है जी, सो यहाँ पे जो है ओशियानिक जो प्लेट है वो क्या है, वो नीचे की तरफ को सबडक्ट हो रही है और कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो ऊपर की तरफ को उठ रही है। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो ये फोल्डिंग हो रही है, जिसके कारण माउंटेन बिल्डिंग होती है। जब भी इस तरह की, जहाँ पे भी इस तरह की सबडक्शन जोन बन रही है तो वहाँ पे आपको अगर ओशन के नीचे है तो उसमें आपको वहाँ पे ट्रेंचेस बनते हुए दिखती हैं, खाइयाँ बनती दिखती हैं एंड यहाँ पे जो है आपको इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी भी देखने को मिलेगी, इंटेंस अर्थक्वेक एक्टिविटी भी देखने को मिलती है। ठीक है जी, बहुत सारे अर्थक्वेक यहाँ पे जनरेट होते हैं जनरली तब जब यहाँ पे स्लिपिंग होती है, जब ये दो प्लेट्स जो हैं काफ़ी देर तक एनर्जी को होल्ड करके रखते हैं, देन सडनली स्लिप करते हैं। ठीक है जी, सो ये बेसिकली दिस इज कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, तो ये टिपिकल एग्जांपल ऑफ ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। सो इसी तरह से ओशियानिक कन्वर्जेंस भी होता है, बट ओशियानिक कन्वर्जेंस जनरली जो हैवियर ओशियानिक प्लेट है वो नीचे चली जाती है, लाइट ओशियानिक प्लेट जो है ऊपर की तरफ को आ जाती है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड आर्क्स। ठीक है, बहुत सारे आइलैंड्स बनते हैं यहाँ पे और यहाँ पे भी वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको तो फिलीपीन जो है आइलैंड्स हैं या जापानीज आइलैंड्स हैं वो इसी तरह से बने हैं, कैरेबियन आइलैंड्स हैं वो इसी तरह से बने हुए हैं। और फिर एक स्पेशल टाइप का कन्वर्जेंस होता है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। और इसका टिपिकल एग्जांपल इज जो कि हिमालयस का बनना है। ठीक है जी, कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस में जनरली क्या होता है, दो कॉन्टिनेंट्स आके टकराते हैं और बेसिकली कॉन्टिनेंट दोनों ही लाइट होने के कारण जो है ये दोनों के दोनों में से कोई भी नीचे नहीं जाता, सबडक्शन नहीं होती और यहाँ पे क्या होता है, एक टकरा के जो है एक मैश बन जाता है जिसे हम सूटर बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े ब्लॉक्स जो हैं ऊपर के वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ वेरी ब्रॉड माउंटेन रेंजेस। ठीक है जी, सो ये इंडिया के साथ हुआ था। इंडियन जो कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट है, वो धीरे धीरे जो है अराउंड 70 मिलियन ईयर्स अगो ये यूरेशिया के साथ जाके टकराने लगा था एंड अराउंड 10 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो यूरेशिया के साथ टकराया था, जिसके कारण आज जो हम लोग को जो हिमालयस हैं वो बने दिखते हैं। ठीक है, ये ट्रांस हिमालयस पहले बने, उसके बाद मेन हिमालय, उसके बाद लेसर हिमालय जिसे हम हिमाचल रेंजेस बोल देते हैं, लास्ट में जो है शिवालिक्स। ठीक है, शिवालिक्स तो अभी बन रहे हैं, अराउंड 3 मिलियन ईयर्स पहले बनने स्टार्ट हुए थे और अभी भी बन रहे हैं। ठीक है जी, सो ये बेसिकली दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट, दिस इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री मूवमेंट। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो प्लेट्स हैं वो जस्ट एक दूसरे के पास में जो है ट्रांसफॉर्म या मूव कर रही होती हैं एंड इसके कारण जो है क्या होता है, इसके कारण जस्ट स्लिपिंग देखने को मिलती है, फॉल्टिंग देखने को मिलती है और मैसिव अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, जैसे कि अब रिसेंटली हमने जो तुर्की में अर्थक्वेक देखा था, दिस इज बिकॉज ऑफ कि जो एनाटोलियन प्लेट है वो क्या है, वो अरेबियन प्लेट के साथ जो है स्लिप कर रही है एंड ऊपर से जो है आपकी यूरोपियन प्लेट के साथ स्लिप कर रही है। तो इसके कारण यहाँ पे एक बहुत बड़ा फॉल्ट लाइन बनी हुई है, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट। और इसी फॉल्ट के पैरेलल में जो है हम लोगों ने अर्थक्वेक्स यहाँ पे देखे थे, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा डेवस्टेशन अभी टर्की में हुई भी है। ठीक है कि नहीं, सो ये सारी मूवमेंट्स होती हैं और इस मूवमेंट के कारण जो आपको इस तरह कुछ ब्रॉड सिनारियो देखने को मिलता है। कोस्ट में आपको बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि एंडीज़ हैं, रॉकीज़ हैं,
ये बन रही हैं, ठीक है जी। ये जब दो प्लेट्स कन्वर्ज करती हैं, ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल ट्रेंचेस बनती दिख रही हैं आपको, ठीक है जी। देन बीच में डाइवर्जेंस होता दिखता है, जिसके कारण पानी में आपको रिज सिस्टम्स या फिर बड़े बड़े माउंटेन सिस्टम देखने को मिलता है, जैसे कि मिड अटलांटिक रिज सिस्टम है, ठीक है जी। एंड देन आपको कहीं पे सबडक्शन देखने को मिल रहा है, ओशियानिक सबडक्शन या कन्वर्जन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपको बेसिकली आइलैंड आर्क्स देखने को बन रही है, ठीक है। सो आई होप आपको ब्रॉडली समझ में आ गया है ना। हम लोगों ने रिवीजन करना है तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, तो आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। सो गाइज इन्हीं प्लेट मूवमेंट्स के कारण हमें जो है दो इंपॉर्टेंट फिनोमिना देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, दैट इज अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिज्म, ठीक है जी, वोल्केनिक इरप्शंस एंड अर्थक्वेक्स, बट दैट आई विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो, सो वी आर ट्राइंग टू कीप इट शॉर्ट। सो गाइज दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप आपका रिविजन जो है अच्छा चल रहा होगा। अगेन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज, विल बी टॉकिंग अबाउट अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज। टिल नेक्स्ट टाइम गाइज, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।